everyone, this is Aarti and welcome to SR Education ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो स्टार्ट की थी अपनी ईवीएस की क्लास को स्टार्ट की थी लेवल 1 के लिए। आप में से जो भी अभ्यर्थी अगर पीआरटी टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए जितनी भी ईवीएस की क्लास रहेगी वो सभी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम लोग जो भी रिट के अंतर्गत सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में जो भी टॉपिक है हम लोग उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमारी ईवीएस की 3 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उन क्लासेस की वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस की वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारी जो ईवीएस की क्लास रहेगी क्लास 4 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक रहेगा दहेज प्रथा को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को भी डिस्कस कर रहे हैं। आर्टेड और रिट के साथ में प्रैक्टिस सेट, मॉडल टेस्ट पेपर को भी सभी सब्जेक्ट से संबंधित डिस्कस करें ताकि रिट में आप लोग एक अच्छा स्कोर ला पाए और अपना सिलेक्शन ले पाए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा। इसे हम लोग डिस्कस करेंगे और दहेज प्रथा को समाप्त करना क्यों जरूरी है, दहेज प्रथा ने क्यों हमारे समाज में एक विकराल रूप ले रखा है, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और दहेज प्रथा को किस तरीके से रोका जा सकता है हमारे समाज में। दहेज वह धन या फिर संपत्ति होती है जो विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में वर पक्ष को दी जाती है। इस कुप्रथा ने लड़कियों के विवाह को एक दुष्कार्य बना दिया है, यानी कि दहेज के लोग या फिर दहेज के रूप में जो धन या फिर संपत्ति वधु पक्ष के लोग वर पक्ष को देते हैं, उनकी मांगों को पूरी करते हैं, उसे हम लोग दहेज का नाम देते हैं या फिर हम उसे दहेज कहते हैं। अगर वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो ऐसे में उनकी कन्याओं के साथ विवाह करने से भी मना कर दिया जाता है। अगर विवाह किसी कंडीशन में हो भी जाता है तो ससुराल वालों के द्वारा उनकी कन्याओं को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, कभी कभी उन्हें जिंदा जला भी दिया जाता है और कभी कभी कन्याएं विवश होकर आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेती हैं। इससे महिलाओं का जो जीवन है पूरा नर्क हो जाता है और महिलाएं कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले पाती हैं और उनकी जो विवाह से तुलना की जाती है वो दहेज से की जाती है कि जितना ज्यादा दहेज लेके जाएंगी कन्याएं अपने साथ ससुराल में तो उनकी देखभाल उतने अच्छे ढंग से हो पाएगी, जिससे जो एक गरीब माता पिता है अगर वो अपनी कन्या के विवाह के लिए दहेज नहीं जुटा पाते तो ऐसे में उनकी कन्याओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और उनकी कन्याओं का विवाह भी नहीं होता। तो इससे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दहेज प्रथा के क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि दहेज प्रथा हमारे समाज में तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहला कारण होता है गरीबी, यानी कि व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए या फिर अच्छा बनाने के उद्देश्य से वधु पक्ष से दहेज की मांग करता है, जिससे कि जो वर पक्ष है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। इसलिए जो गरीबी होती है वो भी दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो कारण है वो है उत्तराधिकार नियम। जब सारे अधिकार पुरुषों के हाथ में होते हैं तो ऐसे में जो वर पक्ष है वो कन्या पक्ष से मांग करता है कि उनकी कन्या से तभी विवाह हो सकता है जब उनके साथ उनकी उचित मांगों को पूरा किया जा सके और उन्हें दहेज दिया जा सके, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो तो सिर्फ पुरुषों के ऊपर डिपेंड रहती है। तो ऐसे में कन्याओं के विवाह के लिए माता पिता को दहेज जुटाना होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो कारण होता है वो है अशिक्षा। जब महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, वो रोजगार का हिस्सा नहीं हो सकेंगी, तो ऐसे में जो दहेज प्रथा है वो तेजी से बढ़ती है। इसलिए माता पिता को या कन्या पक्ष को अपनी बेटी को पढ़ाना जरूरी होता है, जिससे कि दहेज प्रथा जैसी बीमारी जो है वो हमारे समाज में समाप्त हो सके। जब लड़कियां शिक्षित होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो वो सारी डिसीजन खुद ले पाएंगी और ऐसे में जो वर पक्ष है वो कन्या पक्ष के लोगों के साथ दहेज की मांग को भी नहीं करेगा। तो इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना और उन्हें उनके पैरों पे खड़ा होना काफी जरूरी होता है दहेज प्रथा को कम करने के लिए या दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए, जिससे कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए खुद जागरूक हो सके और लड़ सके। अगला जो कारण होता है वो है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में भी वधु पक्ष के व्यक्तियों से वर पक्ष के लोगों द्वारा उचित मांगे की जाती है, जिसे पूरा करना जरूरी है। अगर पूरा नहीं किया जाता ऐसे में उनकी लाडली कन्या के साथ विवाह करने से मना कर दिया जाता है।
और विवाह के मंडप में छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला कारण है महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम ना होना। जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगी, रोजगार का हिस्सा नहीं होगी, ऐसे में दहेज की मांग करना वर पक्ष के लोगों के लिए उचित हो जाता है कि जो गर्ल्स है वो तो डिपेंड पुरुषों के ऊपर रहेंगी, पुरुष ही उनका सारा खर्चा उठाएंगे, तो इसलिए वधु पक्ष के लोगों को दहेज देना होता है। इसलिए अगर दहेज की प्रथा को रोकना है तो कन्या पक्ष के लोगों को अपनी कन्याओं को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करना चाहिए ताकि वो भी शिक्षित हो सके, समाज में लड़के लड़की का भेदभाव के बिना वो भी अपना रोजगार स्थापित कर पाए और आर्थिक रूप से सक्षम हो पाए। अगर उनके ऊपर कोई भी अत्याचार होता है वो उसके विरुद्ध आवाज उठा सके, तभी दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा पे रोक लग सकेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दहेज प्रथा के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं जिससे दहेज प्रथा उत्पन्न होती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दहेज प्रथा के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। सबसे पहले कर्जदार, यानी कि वधु पक्ष या फिर जो कन्या पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर कर्ज हो जाता है। कभी कभी उन्हें आभूषण, अपनी धन संपत्ति है वो सभी बेचनी होती है अपनी लाडली कन्या के लिए, ताकि वो उनकी उचित मांगों को पूरा किया जा सके, उन्हें दहेज दिया जा सके। और ऐसे में जो माता पिता होते हैं वो कर्जदार हो जाते हैं, उन्हें कर्जा लेना पड़ता है अपनी लाडली कन्या के विवाह के लिए। अगला जो कारण है वो है महिलाओं पर अत्याचार। अगर महिलाएं अपने साथ दहेज नहीं लाती हैं, ऐसे में उनके ऊपर ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, दंडित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें घर से भगा दिया जाता है और महिलाओं को यातनाएं दी जाती हैं। तो ये सारे दुष्परिणाम होते हैं दहेज प्रथा के कारण। अगला जो दुष्परिणाम है या अगली जो परेशानी उत्पन्न होती है दहेज प्रथा से वो है समाज में भ्रूण हत्या व कन्या वध को प्रोत्साहन। यानी कि अगर दहेज प्रथा के कारण समाज में ज्यादा जो कन्या हत्या है वो देखने को मिलती है कि अगर कन्या का जन्म होगा तो उनके विवाह के लिए उन्हें दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, तभी उनकी कन्या का विवाह हो पाएगा। तो इसलिए दहेज प्रथा के कारण कन्या की हत्या कर दी जाती है पैदा होते ही। अगला जो दुष्परिणाम है दहेज प्रथा का वो है बेमेल विवाह, यानी कि जब गरीब माता पिता या फिर निर्धन माता पिता जो है वो गरीबी के कारण उनके ऊपर उपयुक्त संसाधन नहीं होते अपनी बेटी को शिक्षित करने का, और ना ही वो दहेज की मांग को पूरी कर पाए वर पक्ष के लोगों के द्वारा, तो ऐसे में उनकी कन्या के साथ विवाह करने से मना कर दिया जाता है वर पक्ष के लोगों के साथ, और उनका जो विवाह है वो किसी भी व्यक्ति से करा दिया जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमार हो या मानसिक रूप से बीमार हो, या फिर किसी भी अधिक आयु के व्यक्ति के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है, या फिर कभी कभार उन्हें बेच भी दिया जाता है। तो ये सारे दहेज प्रथा के दुष्परिणाम होते हैं, जिससे जो सारा जो कष्टदायक जीवन है वो कन्या को व्यतीत करना होता है। इससे कन्या कभी कभी दुखी होकर, परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेती है। तो ये सारे दहेज प्रथा के दुष्परिणाम है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करेंगे दहेज प्रथा के रोकने के क्या क्या उपाय किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि हमारे समाज में दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जा सके। सबसे पहले है दहेज निरोधक कानून 1961। दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से ये अधिनियम 20 मई 1961 से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 20 मई 1961 से लागू हुआ था, मगर ये जो दहेज निरोधक कानून था वो सफल नहीं रहा था, ना ही प्रभावी रहा था, और इसी के कारण इसमें संशोधन किया गया और नया कानून पास किया गया। नए जो कानून था वो है 1984 में इसमें संशोधन हुआ, तथा 1986 में इसमें दोबारा से संशोधित किया गया। और इस संशोधन में जो चीजें की गई थी एड ऑन, वो है कि इस अधिनियम में दहेज लेने या देने वाले व्यक्ति या फिर दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है, और उसके साथ साथ न्यूनतम 15,000 रुपए या दहेज की रकम के अनुसार जो भी अधिक होगा उससे आर्थिक दंड या फिर दोनों सजाएं न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। तो ये प्रावधान किया गया था कब?
1986 में जब दोबारा से इस प्रावधान के अंदर जब संशोधन या संशोधित किया गया था, तो इसके अंदर सजा का भी प्रावधान किया गया था। अगर किसी भी कन्या के साथ दहेज को लेकर उनके पर अत्याचार होता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है या इस तरीके से जिंदा जलाया जाता है, तो वर पक्ष के लोगों के ऊपर या ससुराल वालों के ऊपर उचित कार्यवाही, उन्हें उचित दंड भी दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो कानून या फिर अगला जो प्रावधान किया गया था वो है इंडियन पैनल कोड IPC। इसमें एक नया अनुच्छेद यानी कि 304B जोड़ा गया, जिसके अनुसार यदि लड़की की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हुई हो तो इसमें पति या फिर उसके परिवार वालों को प्रमाण देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, तथा यदि वे दहेज हत्या के दोषी पाए जाते हैं या फिर उन्होंने दहेज के रूप में कन्या की हत्या की हो, तो ऐसे में ये अधिनियम उन्हें 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी करता है। किसके अंतर्गत? इंडियन पैनल कोड या फिर IPC के अंतर्गत, जिसमें 304B भी जोड़ा गया है अनुच्छेद। तो इसके अंतर्गत भी सजा का प्रावधान भी है। कब? जब 7 वर्ष के अंदर कन्या हत्या हो जाती है दहेज के लिए, तो या तो उन्हें 7 वर्ष की जेल की सजा होगी या फिर उन्हें पूरे जीवन भर जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को किया जाना काफी जरूरी था, जिससे कि कन्या के ऊपर जो दहेज को लेकर दिन पे दिन अत्याचार हो रहे हैं उसे समाज में कम किया जा सके। अगला जो उपाय किया गया या अगला जो प्रावधान है वो है IPC की धारा 498A। इसमें भी पत्नी को उसके पति या फिर ससुराल वालों की ओर से दहेज हेतु प्रताड़ित करने, दंडित करने, मारने पीटने या किसी भी तरीके से अगर दोषी पाया जाता है, तो ऐसे में ससुराल वालों के ऊपर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि इंडियन पैनल कोड के द्वारा 7 वर्ष और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और IPC की धारा 498A में 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है अगर ससुराल वाले किसी भी तरीके से दोषी पाए जाते हैं दहेज के लिए। अगला जो प्रावधान है वो है संसद ने 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा जिसमें दहेज की मांग भी उचित है उसे भी शामिल किया था, से संरक्षण अधिनियम 2005 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को पारित किया था, जिसके अंतर्गत अगर महिलाओं के ऊपर दहेज को लेकर किसी भी तरीके से कोई अत्याचार होता है या महिलाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है या उन्हें जिंदा जलाया जाता है, तो ऐसे में ससुराल वाले के ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। और ऐसे में महिलाओं को सुरक्षा का प्रावधान भी किया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो ये सारे प्रावधान किए गए थे जिससे कि जो दहेज प्रथा उसे रोका जा सके। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और आपसे जो एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, दहेज प्रथा के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है, या फिर दहेज प्रथा के क्या क्या कारण होते हैं, या फिर दहेज प्रथा से क्या क्या दुष्परिणाम निकलते हैं हमारे समाज में। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में गाइस, अगर दहेज प्रथा को हमें रोकना है, बाल विवाह को अगर हमें रोकना है, तो इन सभी के लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है महिलाओं को शिक्षित करना। जितनी ज्यादा महिलाएं शिक्षित होगी, महिलाओं को भी लड़कों के जितने अधिकार दिए जाएंगे परिवार वालों के द्वारा, समाज के द्वारा, इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनके पैरों पे खड़ा करना काफी जरूरी है, जिससे कि वो सही और गलत में डिसीजन ले पाए। अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और समाज को जागरूक बना सके। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और गाइज, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। PDF आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।